बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए तो इस मुलाकात के मौके पर एक बयानिया हमें मुख्तलिफ नजर आया और वाज़ेह तौर पर एहसन इकबाल साहब ने कहा सियासत अपनी अपनी होगी लेकिन रियासत के मामलात को उससे सियासत से अलहदा रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक कन्फ्यूजन सी हमें नजर आती है और कन्फ्यूजन बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके जो बयानात आते हैं उससे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है। क्या ये कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन फैलाकर अपने अहदाफ की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ रही है? ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं माशी मैदान में IMF का, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज कौमी असम्बली में तकरीबन 7 जो ऑर्डिनेंसेज हैं उन्हें पेश किया गया मंजूरी के लिए। अपोजिशन ने तो उस पर एतराज उठाया ही और उस पर एहतजाज भी किया और ये अपोजिशन का हक भी बनता है। लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस पर एतराज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपनी उसी मिशन पर चल रही है जहां पर उनका वाज़ेह ये मौक़िफ़ है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत के अच्छे इक़दामात की हिमायत करेंगे और बुरे से इख्तलाफ करेंगे? तो अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ी स्पेस बनती है जब हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात भी उनके मौक़िफ़ की एक तरह से हिमायत कर रही हो। क्या अगर सियासी तौर पर फैसले लिए जाते और आगे बढ़ा जाता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका नहीं था कि वो हुकूमत को जिसे कहते हैं टफ टाइम देती? लेकिन चूंकि सियासी अंदाज में फैसले होते हुए अभी तक तो नजर नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में क्या होगा? आज के सेगमेंट्स में हमारे साथ जो मेहमान होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा रियाज साहब साबिक अपोजिशन लीडर, और उसके अलावा सेकंड सेगमेंट में शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत हमारे साथ होंगे, और लास्ट सेगमेंट में डॉक्टर वकार चीमा, सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे जो एनालिस्ट हैं। गुफ्तगू का आगाज करता हूं राजा रियाज साहब से। राजा रियाज साहब, आपके दौर में तो कहा जाता था फ्रेंडली अपोजिशन, इस बार एक स्ट्रांग अपोजिशन हमें नजर आती है, लेकिन अब भी मामलात ऑर्डिनेंसेस पर ही चल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है और वो भी एतराजात उठा रही है। जी शुक्रिया शाहिद भाई। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि उनका मकसद ये कहने का था कि आप ऑर्डिनेंस पे बात कर रहे हैं तो आपके दौर में यानी कि PTI के दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस आए हैं, ये उन्होंने बात की थी। उससे पहले उन्होंने दुरुस्त कही कि नहीं आने चाहिए लेकिन मजबूरी में आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस जिस पे आज ये शोर मचा रहे थे PTI वाले, ये अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें कि 2018 से लेके 3.5 साल की हुकूमत में ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इतने आए हैं, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इतने आए हैं जितने ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। ये तो सारा कारोबार ही जो है हुकूमत का ऑर्डिनेंस पे चलाते थे, आज ये शोर मचा रहे हैं। इनका काम है, इन्होंने देखें IMF के खिलाफ एक दफा फिर खत लिख दिया है उनको, पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। यहां से ही खाते हैं, पाकिस्तान से ही खाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और आज इनका इस पर राजा रियाज साहब इस पर आगे बात करते हैं। जो भी उनका IMF के मामले पर है, GSP प्लस के मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या इक़दामात है, उस पर आगे बात करते हैं। आपने ऑर्डिनेंस पर बात की कि इनके सबसे ज्यादा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने भी एतराज उठाया कि आपको नहीं लाने चाहिए थे ऑर्डिनेंसेस। पार्लियामेंट किस लिए मौजूद है? करें कानून साजी, किसने आपको रोका है? आपके पास अक्सरियत मौजूद है। जी वो ऑर्डिनेंस मजबूरी में लाया गया है, वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने कुछ काम बड़ी तेजी से करने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि 5 साल का टाइम है लेकिन पाकिस्तान के माशी हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हालात हैं कि हमें पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम लाने के लिए, और हम तो इनको मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनको दावत भी दी है कि आप आए, माशी इस्तेकाम भी लाएं और सियासी इस्तेकाम भी लाएं पाकिस्तान में। लेकिन इन्होंने फिर वही लड़ाई झगड़े की सियासत शुरू कर दी है। आज भी इनके जो लीडर थे उन्होंने यही कहा कि हम भरपूर मज़ामत करेंगे। तो मेरा ख्याल है, मैं तो इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए मज़ामत की सियासत छोड़ें। पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल वक्त में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जितनी महंगाई है, जितने बिजली के बिल हैं, जितने गैस के बिल हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए हमें काम करना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। PTI वालों बिल्कुल ठीक हो गया राजा रियाज साहब, आपका इस पे पॉइंट आ गया।
आप जब पीटीआई में थे तब भी इन्होंने आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, आप कहाँ मानेंगे? अब तो आप उनके लिए जिसे कहते हैं वो सबसे मुखालिफ तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, पॉइंट तो उनका वैलिड है कि खुर्शीद शाह साहब ने ज़रूर एतराज़ उठाया ऑर्डिनेंसेस लाने पर, लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस आप ही के दौर में आए, आज आप उसी पर एतराज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गलत काम किया है, डज दैट जस्टिफाई कि आज ये लोग गलत काम करें? तो जस्टिफिकेशन है। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, ठीक, और उसमें जो हमारे इत्तेहादी होते थे वो अक्सर गायब होते थे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली वो जिनकी बात मानते थे उनको कहा जाता था कि यार आप अपने बंदे जो आपके हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उनको तो कह दिया करो कि आपके ये इसके लिए आ जाया करें। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टिल आई स्टिल फील कि ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं दे डू नॉट जस्टिफाई कि उनको आना चाहिए। अगर हमने कोई चीज सही नहीं किया, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट 3.5 years थे, और उसमें आप हमें एक क्या कह सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ठीक हो गया। वो पार्टियां जो पिछले 35 साल से 3-3, 4-4 मर्तबा आ चुकी हैं, अगर उनको आप क्या कहेंगे? आर दे हैबिचुअल? उनको तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते, उनको तो आप कहेंगे कि हैबिचुअल है गलत काम करने में। और एक्चुअली इनफैक्ट मैं तो यहां तक जाके कहूंगा कि इन्होंने ही गलत रास्ता सबको दिखाया हुआ है। सही। हमने तो अपनी इस्लाह कर ली, हम तो उस चीज से हट गए, तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की बका जो है ना वो सिर्फ एक चीज में है। और ये याद रखें, मेरे लिहाज से 2 चीजें पाकिस्तान की बका। अगर अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, नंबर 1, हमने अपने अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है उसको हमने फाल करना है। हमारी जुडिशरी को इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखिए जब आपकी और मेरे दरमियान में किसी चीज पे तनाज़े होता है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा इंसाफ, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुंसिफ का रोल ही यही होता है, जब 2 फरीकैन में अगर मामला बिगड़ रहा हो तो मुंसिफ ने इंसाफ करना होता है, और उसी इंसाफ के नतीजे में निजाम आगे चलता है, वरना 2 फरीकैन दस्तो गिरेबां भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक चीज जो महसूस की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। कभी कोई गुफ्तगू होती है, अगले दिन उससे जो है ना बैकआउट किया जाता है, यू टर्न लिया जाता है, फिर एक नई गुफ्तगू होती है। अली अमीन गंडापुर साहब अभी वजीर आजम से मिले थे, मेरा ख्याल है मुलाकात को 24 घंटे नहीं गुजरे थे। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं मफाहिमत नहीं मज़ाहिमत होगी। अली अमीन गंडापुर साहब एज अ चीफ मिनिस्टर केपी कह रहे हैं जी साथ लेकर चलेंगे, हमें भी अंदाजा है, अपनी भी उनकी माशी मुश्किलात हैं सूबे की। तो ये जो बयानियों की तब्दीली है, ये कंफ्यूजन वाकई आपको लगता है, या आपको लगता है कि कंफ्यूजन नहीं है, ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको जरा पीछे अपने स्टैंड से पीछे हटके देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अली अमीन गंडापुर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी वो एड के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास गए ताकि वो केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल है उनको हल करें। और उसमें हम सारे समझते हैं कि उसमें वफाक के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट भी करना है, कोऑपरेट भी करना है। असद कैसे एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहा है, जो अली अमीन गंडापुर है उसका जो स्टांस है, और जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं वो एज अ किस कैपेसिटी में, क्योंकि उनके और बैरिस्टर गौहर के बयानात में भी हमें तजाद मिलता है। बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, शेर अफजल मरवत जेल से जब मुलाकात करके आते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि खान शेर अफजल साहब ने तो कह दिया है कि सुन्नी तरीके के साथ इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी हुमायूं साहब, इस तरह है कि अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखिए, अब मुझे चूंकि मैं उस चीज का प्रिवी नहीं हूं कि इमरान खान ने किसको क्या कहा है, हमें उन सब का जो होता है ना उनके फेस वैल्यू पे देखना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखें, जो सुन्नी तहरीक के साथ हमने जब अलायंस किया था, तो अगर हमने वो सोच समझ के किया था तो कम से कम हमें उनके जो चेयरमैन है उनको कहना चाहिए था कि यार आपको हम बैक कर लेंगे, आप कम से कम अपने
जो सिंबल है उससे इलेक्शन लड़े और वो करें। तो अगर तो ये प्लान था, ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी गलत प्लानिंग थी। और अगर ये प्लानिंग नहीं थी, मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया, तो फिर शायद आपको बात दफा सवाल उठाने पड़ते हैं। गलतियां हर कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने ऑडिट करना होता है, आपने अपने फैसलों को जाके देखना होता है कि क्या हमने सही फैसला लिया या नहीं लिया। तो as one of the leaders of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I will pose this question। तो आपके पास हुमायूं, आपके पास फैसले कोर कमेटी के जरिए आते हैं। आपने कहा हमें फेस वैल्यू देखनी चाहिए, तो आप बैरिस्टर गौहर को ज्यादा ट्रस्टवर्थी समझते हैं या शेर अफजल मरवत को? देखिए जी, इस तरह यह है कि मैं इंडिविजुअली, मेरे लिए दोनों ऑनरेबल है, लेकिन इन दोनों के इंडिविजुअल फैसले नहीं होते। ये इनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फैसला जो होता है वो कोर कमेटी का होता है। अब वो चूंकि कलेक्टिव डिसीजन होता है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, चांसेस ये हो जाते हैं कि वो ठीक हो। लेकिन मेरा ये है कि जब इमरान खान ने एक दफा कह दिया था कि हमें NWM के साथ करना चाहिए था, और वहां पे है ये पॉलिटिकल डिसीजन था, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट थी, तो मेरी नजर में वो प्रॉब्ली बेहतर फैसला था एज कंपेयर टू अदर। आप देखिए, ये याद रखिए। सही, एक मिनट के लिए हुमायूं आपको यहां रोकूंगा। राजा रियाज साहब, आप चूंकि पीटीआई के अंदर रहे हैं 3.5 साल, और आप भी बहुत से मामलात पे इख्तलाफ राय रखते भी रहे, खासकर जहांगीर तरीन के मामले पर। हालिया दिनों में जो पीटीआई की फैसला साजी है, उसको आप कैसे कॉमेंट करेंगे? आपके ख्याल में ये मामला वाकई कंफ्यूजन का है या कुछ इंटेंशनली भी चल रहा है? आप एक ऐसे बंदे से सवाल पूछ रहे हैं जो खुद कंफ्यूज होकर पीटीआई में आया हुआ था और खुद कंफ्यूज होकर पीटीआई से निकल गया, खुद कंफ्यूज हो ऑपोजिशन में बैठा होता और उसी में ही वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा था। मतलब हाउ वुड हुमायूं साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, मे यू डिसएग्री विद हिम। It's not about that. I don't think so. He is, मेरे लिहाज से, he is not even qualified to okay, comment. that's your parameter. That's your parameter. But let him answer. Not a part of PTI. He was never a part of PTI. Yes. सर, साहब बात यह है कि हुमायूं साहब कौन होते हैं मेरे पर इतराज करने वाले? साहब, I think let him respond. You need to reframe the question. He cannot answer on behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf. Nothing. He can answer on behalf of Pakistan Muslim League Noon. He cannot answer on okay, लेकिन वो आपका हिस्सा 3.5 साल रहे हैं सर, टिकट होल्डर थे आपके 3.5 साल। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता रहे हैं नहीं रहे। राजा रियाज साहब, आप जरा मेरे सवाल का अगर जवाब देना चाहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3.5 साल की शायद साहब बात यह है कि ये कंफ्यूज जमात है, इनका लीडर कंफ्यूज है, ये आप खुद कंफ्यूज हैं। ये हुमायूं साहब, मैं तो ये नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इनका लीडर भी कंफ्यूज है। इन्होंने जो भी फैसले किए हैं हमेशा वो गलत फैसले किए हैं। इसी तरह आज शेर अफजल साहब ने कहा है कि सुन्नी तरीक के साथ इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये पहले इत्तेहाद कर लेते हैं, बाद में ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने एक ऐसे आदमी के साथ इत्तेहाद किया जो खुद अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। मेरे मुकाबले में, मेरे बेटे के मुकाबले में हामिद रजा साहब ने इलेक्शन लड़ा है। मुझे उनका सारा बैकग्राउंड का पता है। इन्होंने जब उससे इत्तेहाद किया, इन्होंने ये तक नहीं देखा कि इनके साथ इत्तेहाद के बाद उसने जाके 3:45 बजे लिख के दे दिया कि मुझे, जो इनके साथ इत्तेहाद के बाद की बात कर रहा हूं, लिख के दे दिया कि मुझे लेडी सीटें नहीं चाहिए। अब ये जाके उससे पूछे, ये हुमायूं साहब को तो मैं जानता नहीं, लेकिन शेर अफजल साहब उससे पूछे कि उसने क्यों लिख के दिया कि मुझे लेडी सीटें नहीं चाहिए, जबकि उसका इनके साथ इत्तेहाद हो चुका था, जबकि वो ये ऐलान कर चुके थे। राजा रियाज साहब उसके राजा रियाज साहब हुमायूं मोहम्मद साहब ये मान चुके हैं कि सियासी फैसले में गलती हुई है। राजा रियाज साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब ये मान चुके हैं कि सियासी फैसले में गलती हुई है। अगर ये गलती ना की जाती तो उसका खमियाजा ना भुगतते। ये तो शेर अफजल साहब भी मान गए हैं, गौर साहब भी मान गए हैं, और शेर अफजल साहब ने यह भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो हमारा शरानी साहब से इत्तेहाद हो रहा था या बाद में जो जिस जमात के साथ इत्तेहाद हो रहा था उसको क्यों तोड़ा गया, किन लोगों ने तोड़ा। तो ये तमाम इनके शुरू से ये तरीके इंसाफ में
एक डिफेक्टिव है, एक इनमें ये प्रॉब्लम है, ये फैसले करते हैं, बाद में कहते हैं, बाद में ये कह देते हैं कि हमारे से गलती हुई है। इन्हें ये चीजें पहले देखना चाहिए थी। अगर ये अच्छा फैसला कर दे तो इन्हें लेडी सीटें सारी मिल जानी थी, केपीके में भी, पंजाब में भी, वफाक में भी। लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद एक गलत फैसला किया है और एक ऐसे आदमी के साथ इताद किया है जिसने इताद होने के बाद इलेक्शन कमीशन को, मेरे पास वो लेटर मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। राजा रियाज साहब, अगला सवाल ले लीजिए। आज जब ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे थे, पीपल्स पार्टी का जो रवैया था वो इत्तेहादी जमात वाला राजा रियाज साहब लग नहीं रहा था। तो आपके ख्याल में ये रोमांस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आने वाले दिनों में चलता रहेगा या पीपल्स पार्टी आप लोगों को उसी तरह ट्रीट करेगी, जहां काम ठीक होगा आपका साथ देगी, जहां ठीक नहीं होगा आपके खिलाफ जाएगी? जी शायद साहब, मुझे आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन है कि वो इस जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। ये मेरे जो मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, वो पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करने में पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब मियां शहबाज शरीफ का भरपूर साथ देंगे। वो समझते हैं कि इस वक्त अगर मुल्क को किसी चीज की जरूरत है तो वो सबसे बड़ा है माशी इस्तेकाम, और गरीब आदमी मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि महंगाई ने पाकिस्तान के 70 से 80% लोगों को इस वक्त शदीद परेशान किया हुआ है। तो उस महंगाई से पाकिस्तान के अवाम को निकालने के लिए, और इस परेशानी से आपकी हुकूमत निकाल सकती है लोगों को राजा साहब? इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर भी पूरा करेगा और माशी तौर के पाकिस्तान फिर जिस तरह 2017 में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत मजबूत हो चुका था, इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 2 साल बाद पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा होगा। हमने इस 5 साल में हमारा टारगेट है, हमने अचीव करना है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है इससे माशी तौर पे और पाकिस्तान के अवाम को भी माशी तौर पे हमारे कारखाने चलने चाहिए, हमारी मिलें चलने चाहिए, मेरा शहर बिल्कुल ठीक हो गया। राजा रियाज साहब, राजा साहब आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत के मैदान में है। पहले आईएमएफ को खत लिखा, खत लिखने के बाद आज आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा, अब यूरोपीय यूनियन से भी रुजू करने की बातें। क्या ये तमाम चीजें सियासत के खिलाफ हैं या रियासत के खिलाफ हैं? हुमायूं मोहम्मद साहब, देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, मैंने जैसे शुरू में कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 मसले हैं। एक मसला पहले बयान कर दिया था, दूसरे पे आपने मुझे आने नहीं देता। पहला था, मैंने कहा था कि वो जुडिशरी। बिल्कुल। दूसरा मसला है, पाकिस्तान का जो मसला है वो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे शैम डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं है। जब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते तो उससे 2 चीजें होती हैं। एक, आपका पॉलिटिकल मेरिट नहीं आता। जब पॉलिटिकल मेरिट नहीं आता तो आपके, इसका मतलब ये है कि लोग जो, देखिए अवाम जब सबसे ज्यादा जब किसी को वोट देती है तो वो उनको पता होता है कि ये हमारी सही अक्कासी कर सकते हैं। तो जो स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है वो स्ट्रांग गवर्नमेंट आके चीजों को स्टेबलाइज करती है। सही फैसले, गलत फैसले, दे आर रिलेटिव थिंग। वो रिलेटिवली सही, रिलेटिवली गलत हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जब भी स्टेबिलिटी आती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। चाहे वो आप उसमें हाल किसी के वक्त भी देख ले, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल देख लें। 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3.5 साल में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में ये नहीं अचीव किया। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी ग्रोथ नहीं शो की। हुमायूं साहब, माजरत के साथ जो आप बात कर रहे हैं उसमें फिर आप ये भी हवाला देना कि 2 साल कोविड ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी रिलीफ आपको दिया, आपकी गवर्नमेंट को, उसके एडवांटेजेस थे। अदरवाइज अगर नॉर्मल वर्ल्ड होता, नॉर्मल चैलेंजेस होते तो क्या ये रिजल्ट्स होते? हुमायूं साहब,
सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोविड ना होता तो इससे बेहतर रिजल्ट होते। मुझे समझ नहीं आई आपने किस तरीके से ये निकाल लिया कि कोविड ने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया कोविड के अंदर। पाकिस्तान वाज नंबर 3। सर आपको जो भी ट्रांचेस देनी थी इंटरनेशनल इदारों की वो डिले हुई सर। आपको मैं बता देता हूं, कोविड के दरमियान में जो सबसे बड़ा जो मसला बाद में आया था, दैट वाज जो शिपमेंट्स इधर से उधर जा रही थी वो नहीं हो रही थी, सारी चीजें रुक गई थी बिकॉज ऑफ हर चीज स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, पूरी दुनिया के अंदर हर किस्म की चीज आ गई थी। तो कोविड ने तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान उसको सही तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि इमरान खान जिसको आप सब लोग भला कहते हैं, जिसने दुनिया को बताया कि सही तरीका क्या था और हर एक ने फिर उस तरीके को फॉलो किया। हुमायूं साहब मेरे सवाल पर अगर आ जाएं, जो IMF को खत लिखना, फिर उसके हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा, अब EU से राब्तों की बातें, बयानियां कुछ और, अमल कुछ और, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ जाना चाह रही है, सियासत के खिलाफ? देखिए ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले टोटली डिनाई किया है EU के साथ किसी चीज की उसका लेटर का, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपनली एडमिट किया कि उन्होंने IMF को एक लेटर लिखा था। वो लेटर बेसिकली सिर्फ ये था कि जो बातें हमें IMF ने हमें, जब आज जो IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर आपके रहनुमाओं ने एहतजाज किया है सर मुझे एक बात कर लेने देना, मुझे एक बात कर लेने दें, ठीक है। जो IMF जब जुलाई 2023 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त चेयरमैन थे और बानी चेयरमैन है इमरान खान, जब उसके पास जाके गारंटी मांग रहे थे, तो उन्होंने रीअश्योर किया था इमरान खान को कि इलेक्शंस होंगे फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये जो लेटर सिर्फ उस चीज की याद दहानी थी कि आपने हमें ये कहा था कि फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट। सर ये जुमला दोबारा हुमायूं साहब मैं सवाल चाहूंगा क्लैरिटी के लिए, आपको IMF ने एश्योरेंस दी थी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? सर उन्होंने ये कहा था, हमारा सिर्फ IMF के साथ मुआहदा तो हमने किया था। कहते हैं ना कि आप जिस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप एक मिनट चुप रहे, एक मिनट ठहर जाए, मुझे बोल लेने दे। उन्होंने ये कहा था कि जो थर्ड जो ट्रांच होगा वो हम देंगे जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। उस में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट में हमारा मौकफ ये है कि ये तो चोरों की गवर्नमेंट है। इन्होंने तो ये आपका मौकफ है, अभी इसने साबित होना रहता है। हुमायूं मोहम्मद साहब, राजा रियाज साहब एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं या फिलहाल पाकिस्तान में ही रह रहे हैं? इतनी शर्मिंदगी के बाद तो उनको जी वो पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह पाकिस्तान राजा रियाज साहब को रिस्पॉन्ड करने दे। पाकिस्तान में मैं वैसे ही कह दिया था, इतनी शर्मिंदगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान में रह के पंजाब की हुकूमत और मियां शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में वजीर आज़म है और उनकी क़यादत में मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब हैं। इन दोनों की सरपरस्ती करेंगे और मुस्लिम लीग के लिए काम करेंगे। वो उनके बेटे भी आ गए हैं, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे और मुस्लिम लीग नून को मजीद फाल करने के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। राजा रियाज साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सवालों के जवाब दिए। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और जरा ये बताते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में जो है बलूचिस्तान से एक और ऐसे सेनेटर का इंतखाब का इम्कान है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से होगा और वो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा होंगे। इस बात पर गौर व हौज कर रही है अवामी नेशनल पार्टी कि वो अपने एक मरकजी रहनुमा को बलूचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन पर सीट कंटेस्ट करवाए, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी रुकावट उनके सामने आ चुकी है। खैबर बलूचिस्तान में उनके एक MPA का जो है रिजल्ट रोका गया और 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का हुक्म दिया गया। अगर वो वोट ज़ाया होता है तो एक नुकसान होगा ANP को, अगर ज़ाया नहीं होता तो ANP ये गौर कर रही है कि एमल वली को ऐवान बाला का कैंडिडेट बनाया जाए। इस बात पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन गौर व हौज शुरू हो चुका है और इसके लिए मशावरत और मदद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलब की गई है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक मुस्बत जवाब दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जरा मईशत के मैदान में जो चैलेंजेस हैं, IMF के साथ जो प्रोग्राम है और जो मुज़ाकरात हैं, उस पर बात करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में जैसा कि हमने आपको जाने से पहले बताया कि ज़रा बात करेंगे आईएमएफ की, और आईएमएफ माशी मैदान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आईएमएफ से कामयाब मुज़ाकरात हैं। आईएमएफ की जानिब से सख्त इंतज़ामी और मालियाती इस्लाहात का मुतालबा किया गया। आईएमएफ ने एफबीआर के लिए अहम सिफारशात का खाका पेश किया है। एफबीआर की तंजीम नौ टैक्स नेट बढ़ाने और हुकूमती अखराजात को कम करने की सिफारिश की है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम ख़त्म करने की भी सिफारिश आईएमएफ की जानिब से की गई है। सनती इदारों को टैक्स मरात देने के काबीना और एफबीआर के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो ख़त्म करने की बात की है। गैर मुनाफा बख्श इदारों और अतियात के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की आईएमएफ ने सिफारिश की है। वजारत ख़जाना, महसूलात और इक़्तिसादी उमूर के अंदर टैक्स पॉलिसी यूनिट का मशवरा भी आईएमएफ ने दे दिया, और उसके साथ साथ एनएफसी अवार्ड के मामलात पर भी जैसे कहते हैं कुछ तजावीज़ आई हैं आईएमएफ की जानिब से, और कुछ जो सिक्योरिटी का जो दिफाई बजट होता है उसके मुतालिक भी उन्होंने अपनी सिफारिशात दी हैं। ये सिफारिशात हैं, लाजमी सी बात है इन पर नेगोशिएशंस होनी है। नेगोशिएशंस के नतीजे में जो भी फैसले होने, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है कि इन तमाम मुतालबात को माने। पाकिस्तान की जानिब से आईएमएफ के जो मुतालबात हैं उसका एक जवाब भी आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जरा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जो कि माहिर मईशत हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हमेशा गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछेंगे कि ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है, और हुकूमत या हुकूमत की जो फाइनेंशियल टीम है वो क्या ये कैपेसिटी रखती है कि बिटवीन द लाइंस कोई बेहतर प्रोग्राम आईएमएफ से हासिल कर सके पाकिस्तान के लिए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हालिया जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है आईएमएफ की वो आपने भी पढ़ ली होगी, आपके भी सामने होगी। मैंने नाजरीन के लिए कुछ पॉइंट्स दोहरा दिए। आपको इसमें बिटवीन द लाइंस कोई फेवर होती हुई नजर आती है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान हर हालत में और हर कीमत पर आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाएगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन जो चीज पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो जिस तरह की सोच आईएमएफ की है और जो सोच हमारी हुकूमत की है, उससे तो ऐसा होगा कि जो से पिछले 23 प्रोग्राम जिस तरह थे कि हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे और अंदर से खोखला करते रहेंगे। तो मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर 3 फिगर देख लें तो पता ये चलेगा कि कर्जे तो जरूर आप लें, लेकिन अगर आईएमएफ की शराइत से पहले हम अपनी हिकमत अमली बना लें तो आईएमएफ की शराइत भी पूरी हो जाएंगी और ये तबाही नहीं आएगी। ये बुनियादी बात है उसका। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पहली बात ये थी कि जो 5.5 साल गुजरे हैं इसमें हमारे जो 30,000 अरब के कर्जे थे 71 साल के बाद वो 31,000 के, अब वो 81,000 हो गए, यानी 50,000 रुपए बढ़ गए। हमारा ग्रोथ जो है 2018 में वो तो 6%, 2% पर आ गया। रुपए की कदर 121 में थी, वो जो है वो 279 पर आ गई। तो ये जो तबाही बर्बादी हो चुकी है, तो क्या हमें गलत फहमी है कि आईएमएफ की शराइत पूरी करके हमारी मईशत ठीक हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पहले तो आप ये देख लें कि जो बर्बादी आई है उसकी वजह आईएमएफ की शराइत नहीं है, उसकी वजह अशराफिया की मईशत है कि हम ताकतवर तबकों फाद में पेश करते रहे हैं। और ये जो फिगर्स आपको दूंगा जो हुकूमत की हैं, तो इस बाह्य बर्बादी में बैंकों का बहुत बड़ा किरदार है, जो बात मैं 2 साल से अकेला कह रहा हूं, पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता दूं। देखिए, 2018 में बैंकों का मुनाफा था मुनाफा था हमारा 242 अरब। सही। अब वो 242 अरब से 200, ये पिछले साल जो था ये हो गया 703 अरब, और इस साल हो गया 1,000 से ऊपर, 1,000 अरब से ऊपर। तो मईशत तबाह थी, रुपया गिर रहा है और बैंक मुनाफा कमा रहे हैं। वो क्या वजह थी? वजह ये थी कि बैंकों ने अपना असल काम छोड़ दिया, खासतौर से 5 बड़े बैंक जो थे। उन्होंने क्या किया कि अपने जो कर्जे हैं जो सनत तजारत के लिए देते हैं उसमें इजाफा हुआ 4,000 अरब रुपए का, और जो सरमायाकारी होती है जिसमें मोस्टली हुकूमत की सिक्योरिटीज हैं उसमें इजाफा हुआ 17,000 अरब रुपए का। अब ये दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी नहीं होता। तो शाहिद हसन साहब, एक नुक्ता आपने कहा अपनी गुफ्तगू में, मैं चाहूंगा कि उसकी थोड़ी सी वजाहत करें। आपने कहा कि आईएमएफ से मुज़ाकरात से पहले एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है जिसके नतीजे में आईएमएफ से मुज़ाकरात भी कामयाब हो और मईशत भी ठीक हो। वो हिकमत अमली क्या है? हुकूमत की फाइनेंशियल टीम, चूंकि हम ये सवाल आपके सामने रखूंगा, माजी में हम बहुत से लोग ये जिम्मेदारी ठहराते थे या जिम्मेदार ठहराते थे इसाक डार साहब को गुज़िश्ता नून लीग की हुकूमत में और 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत में, कि डार साहब का जरा रवैया ही डिफरेंट किस्म का होता है। वो जरा जिसे कहते हैं उस तरह से बिहेव ही नहीं करते आईएमएफ के साथ, और फिर आईएमएफ भी जरा सख्ती से वो करता है। इस बार टीम भी तब्दील है, नए वजीर खजाना है औरंगजेब साहब। तो आपको लगता है टीम की तब्दीली से कोई फायदा होगा? पता ही नहीं। पहले मैं आपसे बात हल क्या है मैं आपको वो बता दूं जो आपका सवाल है। मैं ये चाहूंगा कि अगर हमने बहसियत कौम खुदकशी नहीं करनी
तो SIFC जो इस बहुत ताकतवर इदारा है, उनको अगले चंद रोज में एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जो बड़ी पार्टीज के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनसे क्या अपनी एक टीम भेज, उनसे सिर्फ ये कहें कि देखिए ये आपका मंशूर है, इसमें आपने टैक्सों की, तालीम और सेहत की और तवानाई के शोबे में कुछ वायदे किए हैं कौम से, आपका अपना मंशूर है, मेरा नहीं है, और कुछ आइन के दिफा हैं, वो हम उनसे ये कहें कि भाई ये आपका मंशूर और ये आइन के दिफा जिसकी आप खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि आप इस अहदनामे पर दस्तखत करें कि वफाक और हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, GST कम होगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग हो गई उसको रोका जाएगा, और तालीम और सेहत में सहूलत दी जाएगी। अगर ये नहीं करते तो ये खुदकशी होगी, और अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर IMF की शराइत खुद पूरी हो जाएंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए स्टेट बैंक ने कई साल, मैं अकेला कई साल से कह रहा हूँ, अभी स्टेट बैंक ने ये मान लिया कि बैंकों ने सट्टेबाजी की, जिसमें बड़ी बैंक भी शामिल है, बैंकों ने जो है वो रुपए की कदर गिराई, जिसको हम कहते हैं कि मुल्क के भविष्य में अपने छुरा झोंका। तो अगर स्टेट बैंक ये कहता है कि बैंकों ने मुनाफा बढ़ाया मईशत की कीमत पर, सट्टेबाजी की, रुपए की कदर गिराई, नहीं लॉन्ड्रिंग की, जब FATF में फंस गए सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, तो अब आप ये समझ रहे हैं, गलतफहमी है कि मईशत ठीक हो जाएगी जब तक SIFC खुद इंटरवीन नहीं करे, या शायद सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमने रात को 12 बजे अदालत खोल के इलेक्शन करा दिए, वरना नहीं होता। अरे भाई, तो इलेक्शन कराना तो मकसद नहीं है, मकसद तो ये है कि जो आप कौम से करते हैं, जो मंशूर है उस पर अमल दरामद हो, आइन पर अमल दरामद हो। तो अगर आइन और मंशूर के मुताबिक अहदनामा करके आप कानून साजी कर लें, तो आप ये कह रहे हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जिसकी सियासी लोग बातें करते हैं, आपका जो मुजव्वजा चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप कहते हैं SIFC के बैनर तले जो सियासी जमातों ने अवाम से अपने मंशूर में वादे किए और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें मिलाकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए? कतई नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ा धोखा है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी सर, नॉट डेमोक्रेसी। चार्टर बिल्कुल सही, चार्टर ऑफ मईशत धोखा है। मैं तो कह रहा हूं कानून साजी कर लें आज इनकी मंजूरी से, ये तो बहुत हो गया, बहुत होगा चाहिए कि आपस में जो है, हम तो ये चाहते हैं कि कानून साजी कर ली जाए कि वफाक और सूबे किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, 111(4) मंसूख किया जाएगा, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, आइन कहते हैं 25 से, एनर्जी का शोबा है, इन तमाम में इस्लाहात जो इन्होंने किए हैं और जो आइन पाकिस्तान कहता है उसके मुताबिक अहदनामे पर दस्तखत करें और उसकी कानून साजी कर ली जाए कि अगर ये नहीं करते और अगला बजट के मुताबिक नहीं बनता तो आप समझ लें कि हम खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि सारे इल्जाम तो हमारे खुद स्टेट बैंक ने बैंकों पे लगाए हुए हैं, जुर्माने किए हुए मनी लॉन्ड्रिंग पर, आप उनसे कैसे इस्लाह कर सकते हैं? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो IMF के 2 बड़े मुतालबात हैं जिनमें NFC के अवार्ड के हवाले से कुछ सिफारिशात दी हैं उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं खासकर जिसे कहते हैं NFC अवार्ड के साथ साथ कुछ ऐसे प्राइवेटाइजेशन के इशूज हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। प्राइवेटाइजेशन के इशू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में कभी सपोर्ट नहीं किया, आने वाले दिनों में क्या मौक़िफ़ रखती है वो जब मामलात आएंगे तभी अंदाजा होगा। लेकिन NFC को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है कि जिसे कहते हैं मजबूत वफाक मजबूत सूबों की सूरत में मुमकिन है, उसमें अगर रद्दोबदल होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लगता है उसे सपोर्ट करेगी? शाहिद हसन साहब, देखिए ये जो आपका NFC अवार्ड की बात कर रहे हैं, ये 2015 में खत्म हो चुका है। ये तबाही का नुस्खा है, सबने मान लिया कि ये तबाह था। जिस दिन ये NFC अवार्ड आया था, रिकॉर्ड पर है, मैंने सरकारी चैनल पर कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा है। असल काम है आप पहले केक का साइज बढ़ाएं टैक्सों का। आप तो ये चाहते हैं कि सूबों को जब आप देने के बाद आपके पास तो रकम नहीं बचती, जब आपके पास रकम नहीं बचती तो फिर जो आपने डोमेस्टिक कर्जे दिए हैं उनको रिशेड्यूल कराना पड़ेगा, वो तो खौफनाक बात है। तो हमें NFC अवार्ड बनाने से पहले जब हर किस्म की आमदनी जो टैक्स है उस केक का साइज जब बड़े करेंगे तो चारों भाइयों में झगड़ा नहीं होगा। अगर 2 रोटियां 4 खाने वाले तो मारेंगे, अवार्ड आप कुछ भी कर लें। मैं तो केक के साइज बड़ा करके एक नया NFC अवार्ड लाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है 2015 में, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की मईशत इतनी तबाह नहीं थी, आज है। तो आज मैं ये चाहता हूं अगर खुदकशी नहीं करनी और अगले 25वें प्रोग्राम में नहीं जाना, न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह नहीं करना, तो ये अहदनामा करके कानून साजी SIFC को या सुप्रीम कोर्ट में करना होगी। 18वीं जो है वो तो पीपल्स पार्टी लेके आई थी, मैं तो कहता हूं उसके कर लें।
उसको तब भी मैशत ठीक हो जाएगी। अगर 18वीं तरमीम पे अमल करें जो पीपल्स पार्टी लाई थी, तब भी मैशत ठीक हो जाएगी। मैंने तो आपको रास्ता बताया, अमल करें या खुदकशी करें, दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और जो माशी टीम को जो तब्दील किया है PMLN ने, इसहाक डार साहब की जगह औरंगजेब साहब को लाए, एक और बैंकर जिसे कहते हैं, माजी में भी हमने ये देखा बैंकर से ही हमें उम्मीद थी, लेकिन उतनी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं आई। और इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के माशी फैसले जब तक सियासी फैसलों तले दबे होंगे तब तक मईशत ठीक नहीं होगी। तो अब औरंगजेब साहब क्या, चूंकि मैं उन्हें सुन रहा था PPP मोड पे, उन्होंने बताया कि सिंध की गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको कोई उम्मीद है कि औरंगजेब साहब कोई टर्न अराउंड कर सकेंगे? 0%। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5 बैंकों पे स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए हैं, रुपए की कदर गिराने पे लगाए हैं, नाजायज मुनाफा बढ़ाकर मईशत को तबाह करने पे लगाया है। अब जिन्होंने किया है आप उनसे ही कह रहे हैं। ये देखिए, वो आदमी का हुकूमत को समझना होगा कि जिस आदमी का पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंस नहीं है वो तो कतई कामयाब नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, वजीर खाना कुछ नहीं कर सकता। अब जो कुछ तबाही बर्बादी है उसमें जब तक कानून साजी नहीं होगी ये नहीं कर पाएंगे। कोई भी मुशर्रफ नहीं कर सका रिटेलर्स को, तो जो फौजी हुकूमत थी तो ये क्या करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, मईशत तबाह है। अमेरिका का न्यू ग्रेट गेम ऑपरेट कर रहा है, वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान के जोग्राफियाई प्रोग्राम, जोहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान की सरहदों। सर, ये तो न्यू ग्रेट गेम की बात है। इस वक्त जो मईशत का चैलेंज है, आप समझते हैं कि SIFC के तले अगर कानून साजी हो जाती है तो कोई वे फॉरवर्ड निकल पाएगा आपके ख्याल में? पाकिस्तान की माशी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान की आवाम की हालत बेहतर होने को कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर उस पर कानून साजी करके अमल दरामद हो जाए। और अगर नहीं करते और मईशत को बेहतरी की बातें करते हैं तो वो धोखा होगा। ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और मेरी जिम्मेदारी है कि ये बात जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है आपके पास कानून साजी के अलावा। इस तरीके से नहीं होता है कि हुकूमतें कैसे कर लेंगी जब फौजी हुकूमत नहीं कर सकी, जिन्होंने मईशत तबाह किया है। अशराफिया की मईशत है। अच्छा, अशराफिया की मईशत की हम बार बार बात करते हैं। आपके ख्याल में जो अशराफिया की मईशत हम कहते हैं, क्या ऐसे टैक्सेस लगाने चाहिए? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आप सजेस्ट करेंगे जिससे अशराफिया भी टैक्स नेट के अंदर आ जाए? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि किस पे लगाएं। मैं तो एक जुमला कहता हूं, 10 लाख रुपया सालाना से ज्यादा पाकिस्तान में किसी की भी आमदनी है वो टैक्स दे दे, चाहे वो ज़कात लेने वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो, प्रॉपर्टी वाला हो। आप ये क्यों करते हैं कि फ्लैट सेक्टर? भाई 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जो भी कमाता है उस पर टैक्स लगा दे, बात खत्म हो गई। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, सैलरीड क्लास है उससे तो टैक्स कट रहा है शाहिद हसन साहब। जो भी तनख्वाह आती है तनख्वाह से पहले टैक्स काट लिया जाता है। तो टैक्स नहीं कट रहा, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ इस्तेहसाल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इसलिए जिसकी आमदनी कम है, जब वो बैंकों में पैसा रखते हैं, हाउस वाइफ रखती है जिसकी आमदनी 6 लाख से ज्यादा कम है, वो मोबाइल लेते हैं, उस पर भी टैक्स ले लिया जाता है। वो जो हाउस वाइफ जो है, हमारा जो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वो है, उससे भी आप मोबाइल पर टैक्स ले रहे हैं, हालांकि नहीं ले सकते उससे। आप इसी तरीके से बैंकों में पैसा रखते हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हैं, वो आईन के खिलाफ है, नहीं ले सकते क्योंकि उनकी आमदनी। ये बेचारों को तो मजलूम है जिनकी आप बात कर रहे हैं। आपने अवाम को तबाह करके अशराफिया को फायदा पहुंचाया है। यही अशराफिया की मैयत है जो मैं बता रहा हूं। कानून तोड़ के तालीम का बजट कम करके, सेहत का बजट कम करके आपने ताकतवर तबकों को मराद दी, उनके कर्जे माफ कराए, बैंकों ने मुनाफा बढ़ाया, सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, इनकम टैक्स 111(4) जो आपकी रेमिटेंसेज हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। इससे तो कभी भी मैशत ठीक नहीं करेगी। इसलिए एक ड्राइवर भी पाकिस्तान में $50,000 की रेमिटेंस भेजकर टैक्सों का फायदा उठा रहा है, तो हमें अब उससे निकलना होगा। तो मैंने जो 4-5 बातें आपको बताई हैं, इस पर आप कानून साजी कर लें। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे मुल्क को अल्लाह ताला ने बेतहाशा मादनी वसाइल दिए हैं और दुनिया की खुद ब खुद यहाँ सरमायाकारी आएगी। अगर SIFC समझते हैं कि गवर्नमेंट सरमायाकारी से मईशत ठीक नहीं होगी, आप मईशत ठीक होगी, मईशत जब मजबूत होगी तो सरमायाकारी आएगी, तो आपके हालात ठीक होंगे। वो हम अशराफिया नहीं करना चाहते, और ये हुकूमत तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत और उसके चैलेंजेस पर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने तफसीली जिसे कहते हैं नज़र डाली, और तनकीदी जो उनका तबसरा था उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी कि अगर सियासी जमातें अपने मंशूर में आवाम से किए गए वादे और आइन में मौजूद जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी अगर कानून साजी की शक्ल देकर कानून पर अमल कर दें तो पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ सकती है और पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम भी ले सकता है और उस प्रोग्राम को मुकम्मल भी कर सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे, ज़रा बात करेंगे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कोशिश करती है कि कुछ रिलीफ ले, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे इकदाम करती है जिनसे ये लगता है कि सियासत नहीं बल्कि वो रियासत के खिलाफ अमली इकदाम उठाने में एक जिसे कहते हैं लम्हे को भी नहीं चूकती। ब्रेक के बाद बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जरा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसके सियासी जमात का जो सियासी टकराव का प्लान है। हर दिन एक नया प्लान होता है और हर दिन एक नया प्लान बेनकाब होता है। कुछ अर्सा कब सियासत के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ IMF को खत लिखे गए। आज IMF की इमारत के बाहर मुजाहरा किया गया और अब यह भी कहा जा रहा है कि EU से भी GSP प्लस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ता करेगी। एक तरफ हम देखते हैं कि मफाहिमत की बात करते हैं और बात करते हैं कि आगे चलने की और दरगुजर की, लेकिन दूसरी तरफ जो अमली इकदाम हैं वो सियासत नहीं बल्कि पार्लियामान नहीं रियासत के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो सपोर्टिव मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान के मायानाज राइटर कहूँगा, एक्टर कहूँगा, अनवर मकसूद साहब, उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किए जाने की बातें फैलाई गई और उसे एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये सब कुछ अनवर मकसूद साहब के खिलाफ किया गया। अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान के एक ऐसे राइटर हैं जो पाकिस्तान की हर हुकूमत के हवाले से जब कभी भी कोई भी ओपिनियन उनका होता है वो उसे मजाक के अंदाज में, तंज के अंदाज में, तनकीदी तौर पर अपनी तहरीरों में, अपनी जिसे कहते हैं तकरीर में सामने रखते हैं और हमेशा उनकी तनकीद को मुस्बत लिया जाता है। और लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अनवर मकसूद साहब पर कोई इदारों की जानिब से तशद्दुद किया गया और बहुत शदीद जख्मी है। अनवर मकसूद साहब को खुद आकर उसकी वजाहत करना पड़ी। सबसे पहले सुनिए अनवर मकसूद साहब क्या कहते हैं। मेरा नाम अनवर मकसूद है। मैं आप सबको जानता हूँ और शायद आप भी मुझे जानते हो। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। ये सब कुछ मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। और ये फोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूंगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दे। उनका हम नहीं कर सकते। जब तक मैं हूँ मैं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अनवर मकसूद पाकिस्तान का एक मायानाज नाम, कोई तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम है और उन्होंने अवाम को यह बता दिया कि उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। उन्होंने अपना फ़ोन दिखा दिया जिसमें ट्विटर की सहूलत दस्तयाब नहीं है, लेकिन एक सियासी जमात की जानिब से अनवर मकसूद साहब के नाम को भी इस्तेमाल करके रियासत और रियासत के इदारों के खिलाफ एक सूरत हाल बनाई गई। उसके अलावा भी ये सूरत हाल मुसलसल चल रही है। अब पहले IMF को ख़त, अब आज IMF की बिल्डिंग के सामने एहतजाज और फिर EU से जिसे कहते हैं राब्तों की बातें और साथ में मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाकर कोई एहतजाजी तहरीक, उसमें कोई मजहबी टच देने की कोशिश, ये सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सियासी रहनुमा ये मौक़िफ़ लेते हैं कि रियासत को दरगुजर करना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 से ढाई सालों में जितने भी सियासी गलत फैसले किए उनके नतीजे में जो भी बैकलैश उन्हें आया, बजाय उनसे सीखने के उन्होंने उसी रविश को बरकरार रखा हुआ है जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से उनकी है और वो रविश है टकराव की। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर के। सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है या आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन इंटेंशनली बना के अपने अहदाफ को हासिल करना चाहती है? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी जो दूसरी राय है उसमें ज्यादा वजन इस वजह से देखता हूँ कि जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। आपको इनकी जो सियासी हिकमत अमली है इसके 3 हमजहत पहलू नजर आते हैं जो कि बज़ाहिर मुतसादिम नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। एक पहलू ये है कि जनाब KPK की हुकूमत संभाली जाए और एक ऑलिव ब्रांच के जरिए पाकिस्तान के नए वजीर आजम से मुलाकात की जाए, गुडविल ली जाए, ताकि मैक्सिमम मरकज से वो माशी और मादी वसाइल हासिल किए जाएं जिनका भरपूर अंदाज में रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है
कि जनाब आप इंतशार की सियासत करना चाहते हैं, सियासी माहौल को गर्म रखना चाहते हैं, गवर्नेंस के मामला से तवज्जो हटाना चाहते हैं दाखिली सतह पे। और तीसरा पहलू जो सबसे तशवीशनाक है, जिसका आपने हवाला दिया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को पाकिस्तान से बदजन और बददिल करने की कोशिश नजर आती है, एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान इंतहाई क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है और IMF से जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो एक इंतहाई अहम मोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे इन इदारों की पाकिस्तान के सियासी, समाजी और माशी निज़ाम पे एतमाद को ठेस पहुंचाना यकीनन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, चूंकि आप एक ओपिनियन रखते हैं, हमारा काम सवाल पूछना है, लेकिन जो भी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है या गुज़िश्ता 16 महीने की PDM की हुकूमत में रखती थी, आपको लगता है कि हुकूमत उसे उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाती है, या जिस तरीके का नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है हुकूमत उसके काउंटर नैरेटिव में आपको लगता है कि कामयाब हो पाती है, या आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ लैक है? देखिए, एक हैंडीकैप तो हुकूमत का बहरहाल है और रहेगा। वो ये है कि देखें, जिस तरह बदतमीजी और इंतशार और तोड़ फोड़ की जो सियासत और बयानिया मुरतब किया जा रहा है, जितनी अग्रेसिव सियासत की जा रही है, कोई रियासत और हुकूमत अगर ऐसा करेगी तो यकीनन वो एक गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा अंदाज में उसको दाखिली और आलमी सतह पे देखा जाएगा। तो ये उसके लिए वैसे भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि असल मकसद अगर गवर्नेंस और माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है तो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देके और उसी अंदाज में सियासत करके तो मुल्क बिल्कुल उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि आलमी जो इदारे हैं और आलमी बरादरी भी, जो कि 24-25 करोड़ आबादी की एक एटमी ताकत से एक जिम्मेदाराना स्टेट क्राफ्ट की तर्ज अमल की तवक्को करती है, वो एक्सपेक्टेशन मीट करना भी हुकूमत और रियासत की एक जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से बहुत जरूरी है हम अपने अवाम को ये बताएं कि जो लोग इंतशार, नफरत और बेयकीनी की फजा पैदा कर रहे हैं सियासत में, वो असल में उनके साथ मुखलिस नहीं है। और इस अंदाजे सियासत से पाकिस्तान के बहुत अहम महंगाई के, गुर्बत के जो माशी मसाइल हैं, उनके हल को मुमकिन बनाने में मजीद नुकसान पहुंचेगा। तो इससे हमें अब निकलना पड़ेगा और एक जिम्मेदाराना अंदाज में सियासत किए बगैर हम इन मसाइल का हल नहीं तलाश कर सकते। सैयद मोहम्मद अली साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से एक इंटरव्यू में एक सवाल हुआ, उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया सोशल मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, रेगुलेशंस होनी चाहिए, ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ये जो एक सियासी हैजान सोशल मीडिया पे हम बपा होता देखते हैं, अगर उसको रेगुलेट कर लिया जाए तो किसी हद तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है? मैं समझता हूँ ये बहुत अहम वक्त की, बल्कि कौमी सलामती का एक तकाजा इस वजह से है कि सोशल मीडिया को आप देखें, 2 साल से पाकिस्तान के सियासी, माशी, सिफारती, कौमी सलामती के मफादात को नुकसान पहुंचाने की जो बदस्तूर कोशिशें जारी हैं, मैं समझता हूं कि मुल्क के अजीमतर कौमी सलामती के मफाद में। सैयद मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम चूंकि खत्म करने का टाइम आ चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय दी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।